Hello friends, welcome to my YouTube channel Pharmacologypedia. Learn pharmacology the easy way. हेलो दोस्तों, रिसेप्टार सेक्शन का सबसे लास्ट रिसेप्टार, फोर्थ रिसेप्टार को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, न्यूक्लियर और स्टेरॉइड रिसेप्टार। इसके पहले हमने 3 लेक्चर बनाए हैं इंडिविजुअली, हर एक रिसेप्टार का एक लेक्चर है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के शेयर कर दूंगा आप लोगों को। तो फोर्थ रिसेप्टार डिस्कस करते हैं जिसका नाम है न्यूक्लियर या स्टेरॉइड रिसेप्टार, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का रिसेप्टार है। नाम से ही समझ में आता है न्यूक्लियर रिसेप्टार का कि ये रिसेप्टार या तो न्यूक्लियस में होगा या तो फिर साइटोप्लाज्म में होगा। अभी तक हमने जो तीनों रिसेप्टार डिस्कस किए थे अर्लियर वाले, जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टार, लिगैंड गेटेड रिसेप्टार और एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टार, ये तीनों रिसेप्टार सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहते थे। ये फोर्थ और लास्ट वन न्यूक्लियर रिसेप्टार या तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेगा या तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहेगा। तो चलिए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टार या स्टेरॉयडल रिसेप्टार को। सबसे पहले हम न्यूक्लियर रिसेप्टार का स्ट्रक्चर देखते हैं। कुछ इस तरीके से न्यूक्लियर रिसेप्टार का स्ट्रक्चर होता है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि न्यूक्लियर रिसेप्टार कहाँ प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियर रिसेप्टार सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर या तो साइटोप्लाज्म में या तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। अगर इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर में आपको एक हेड दिखेगा, दूसरा उसकी नेक दिखेगी, तीसरा टेल दिखेगी। ऐसे 3 पोर्शन से बना हुआ होता है। सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जिसमें 3 सेक्शन होते हैं। एक हेड होता है, नेक होता है और टेल होता है। हेड पे बाइंडिंग साइट होती है, ये ब्लू कलर में जो दिख रहा है ये हेड है और ये येलो कलर में ये लिगैंड है। मतलब हेड पे बाइंडिंग साइट होती है किसकी? लिगैंड की, जिस पे लिगैंड जाके बाइंड करता है। मोस्टली इस पे वही लिगैंड बाइंड करेंगे जिनकी लिपोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। तो मेजरली न्यूक्लियर रिसेप्टर पे एक्ट करने वाले जो भी ड्रग्स होते हैं या जो भी हार्मोन्स होते हैं वो हाईली लिपिड सोल्यूबल होने चाहिए। तो ये लिगैंड गेटेड न्यूक्लियर रिसेप्टर के हेड के ऊपर जाके बाइंड करेगा लिगैंड। स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो टेल दिख रही है आपको, कुछ इस तरीके से टेल होती है। टेल पे कुछ प्रोजेक्शन निकले हुए होते हैं। इन प्रोजेक्शन को कई लोग जिंक फिंगर भी कहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है जिंक फिंगर, जिंक फिंगर भी कहते हैं। ये जिंक फिंगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके आगे की फंक्शनिंग में। इसी टेल के ऊपर आपको कुछ ऐसे स्मॉल स्मॉल प्रोटीन स्ट्रक्चर दिखेंगे। इनको हम हीट स्टेबल प्रोटीन भी कहते हैं। तो चलिए, ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियर रिसेप्टर का। अगर इसको मैं एक क्रूड इसमें बताना चाहूँ तो कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। ये हेड हो गया, इसी हेड को अटैच एक नेक हो गई इसकी। यहाँ से मेरी ड्राइंग बड़ी अच्छी है तो प्लीज़ थोड़ा देखिएगा इसको। और यहाँ पे कुछ जिंक लाइक प्रोजेक्शन, जिंक फिंगर है जो प्रोजेक्शन निकले हुए, ये टेल है रिसेप्टर की, और यहाँ पे हीट स्टेबल प्रोटीन अटैच होते हैं इसके। ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए आगे इसकी फंक्शनिंग देखते हैं कि कैसे फंक्शन करता है। अब कैसे फंक्शन करता है, जस्ट इमेजिन करो ये सेल मेम्ब्रेन है। मैं ट्राई करूंगा कि मैं यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करके बताऊं कि एग्जैक्टली फंक्शन कैसे करता है। कुछ इसी तरीके से स्ट्रक्चर होता है इसका स्ट्रक्चर। यहाँ जिंक फिंगर होंगे और यहाँ पे हीट स्टेबल प्रोटीन, HSP प्रोटीन। यहाँ पे जब लिगैंड बाइंड होगा, जो कि हम यहाँ पे आप स्टेरॉइड कंसीडर कर लीजिए, स्टेरॉइड कंसीडर कर लीजिए लिगैंड को। जैसे ये बाइंड होगा, एक सेल में
एक से ज़्यादा रिसेप्टर हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मॉलिक्यूलर चेंजेस होंगे और क्या होगा कि इसमें एक और प्रोटीन, एक और रिसेप्टर आके जुड़ जाएगा। ये जुड़ने के प्रोसेस को हम, जैसे हमने एंजाइम लिंक रिसेप्टर, अगर आपको पता होगा तो उसमें भी हमने आपको बताया था, इस प्रोसेस को डायमराइजेशन कहते हैं। एग्जैक्टली वहां पे जो हुआ था ऐसा ही कुछ यहां भी होगा। जीटीपी का कन्वर्जन होगा जीडीपी में, एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होगा। ये फॉस्फेट ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होगा डायमराइजेशन की प्रोसेस के लिए। जैसे ही डायमराइजेशन हो जाएगा, ये रिसेप्टर्स, मैं अभी इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूंगा स्ट्रक्चर। ये रिसेप्टर है, यहाँ पे हीट स्टेबल प्रोटीन अटैच है, यहाँ पे लिगैंड बाइंड हुआ है, यहाँ पे ये एचएसपी प्रोटीन जो है, हीट स्टेबल प्रोटीन जो अटैच होते हैं, ये यहाँ से डिटैच हो जाएंगे। मतलब डिटैचमेंट ऑफ हीट स्टेबल प्रोटीन होगा। ये इसकी पहली स्टेप डायमराइजेशन, लिगैंड के बाइंड होने के बाद में। दूसरी प्रोसेस डिटैचमेंट ऑफ हीट स्टेबल प्रोटीन। हीट स्टेबल प्रोटीन यहाँ से डिटैच हो जाएगा, हट जाएगा। तो हीट स्टेबल प्रोटीन यहाँ से हट जाएगा, तो हम इसको हटा के बता देते हैं, ये हीट स्टेबल प्रोटीन डिटैच हो जाएगा यहाँ से। जैसे ही हीट स्टेबल प्रोटीन डिटैच हो जाएगा, आपको तीसरी स्टेप देखने के लिए मिलेगी, जिसके अंदर क्या होगा कि मैं अभी इसके बाद एक ही रिसेप्टर आपको बताऊंगा, डायमराइजेशन भी बता देते हैं आपको। यहाँ जिंक फिंगर जो है, जैसे ही हीट स्टेबल प्रोटीन डिटैच हो जाएगा, ये जिंक फिंगर जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा। जिंक फिंगर एक्टिवेट होगा तो ये पर्टिकुलर रिसेप्टर मूव करेगा कहाँ की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ। ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में होता है डीएनए। न्यूक्लियस को कुछ इस तरीके से समझिए कि न्यूक्लियस हमारे एक फैक्ट्री है जिसमें प्रोटीन बनते हैं। एक डीएनए में अप्रोक्सीमेटली 50,000 नाइट्रोजन बेसिस एक दूसरे के साथ में सीक्वेंसिंग होती है। तो डीएनए का कन्वर्जन होता है या डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है एमआरएनए बनाने के लिए। तो ये एमआरएनए बनने के लिए कुछ एक रिस्पांस चाहिए होता है कहीं से, वही रिस्पांस ये लिगैंड देता है। तो वो लिगैंड के एक्टिवेशन की वजह से, जिंक फिंगर के एक्टिवेशन की वजह से, ये जिंक फिंगर जो है, ये जो रिसेप्टर है इसका जिंक फिंगर जो है, वो आके स्पेसिफिकली डीएनए को एक स्पेसिफिक जगह से कट करता है, जिससे कि एक न्यू एमआरएनए फॉर्मेशन होती है। न्यू एमआरएनए, ये न्यू एमआरएनए रिस्पॉन्सिबल रहता है, ये जाता है राइबोसोम्स के पास में। दिस इज कंसीडर करो ये राइबोसोम है, राइबोसोम के पास में जाता है और राइबोसोम को कहता है कि यू हैव टू प्रिपेयर न्यू प्रोटीन, नया प्रोटीन बनाना है। और नया प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है उस पर्टिकुलर लिगैंड के हिसाब से काम करने के लिए। जैसे आप देखते हैं कि सपोज करो जो स्टेरॉइड हम लेते हैं वो हमारे मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करता है। तो एग्जैक्टली वो करता क्या है, जो नया प्रोटीन बनेगा वो एंजाइम के जैसे रहेगा, और वो एंजाइम जो रहेगा वो हमारी एक्टिविटी, सेलुलर एक्टिविटी को रेगुलेट करने के काम में आएगा। ऐसा ही कुछ मैकेनिज्म होता है। हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले जैसे ही लिगैंड बाइंड होगा रिसेप्टर के साथ में, सबसे पहले दो रिसेप्टर एक दूसरे के पास में आएंगे। ये प्रोसेस क्यों होगा, क्योंकि जीटीपी का कन्वर्जन जीडीपी में होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप लिबरेट होगा, वो फॉस्फेट ग्रुप जाके रिस्पॉन्सिबल रहेगा डायमराइजेशन के लिए। जैसे ही डायमराइजेशन हो जाएगा, टेल पे जो हीट स्टेबल प्रोटीन एचएसपी प्रोटीन रहता है वो डिटैच हो जाएगा। हीट स्टेबल प्रोटीन ये रिसेप्टर को बैलेंस रखने के लिए काम में आता है, या
इनएक्टिवेट रखने के लिए काम में आता है। जैसे ही हीट स्टेबल प्रोटीन हट जाएगा, डिटैच हो जाएगा, जिंक फिंगर एक्टिवेट हो जाएगी। जिंक फिंगर डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को रेगुलेट करेगा, उससे नया एमआरएनए बनेगा, नया एमआरएनए राइबोसोम्स के पास में जाएगा, नया प्रोटीन बनाएगा। और स्टेरॉइड का काम है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, मतलब नया प्रोटीन एंजाइम रहेगा जो कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करेगा। आई होप ये मैकेनिज्म आपको समझ में आई होगी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरी हैंडराइटिंग और ड्राइंग थोड़ी खराब है, तो प्लीज बियर विथ इट, बट आई ट्राइड कि मैं आपको समझा सकूं। चलिए आगे देखते हैं। वही जो प्रोसेस मैंने वहां अपने पिक्चराइजेशन से समझाई थी वो यहाँ भी दी गई है कि हार्मोन साइटोप्लाज्म में आएंगे, साइटोप्लाज्म में आने के बाद में वो रिसेप्टर से इंटरेक्ट करेंगे। आप देख सकते हो क्या होगा, डाइमराइजेशन होगा, दो हार्मोन, दो रिसेप्टर एक दूसरे के पास में आएंगे। फिर बाद में देखिए एचएसपी प्रोटीन डिसोसिएटेड, जो कि रिसेप्टर को इनएक्टिवेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर जब वो हट जाएगा तो रिसेप्टर क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा वो डीएनए के पास में चले जाएंगे। यहाँ जिंक फिंगर का जिक्र नहीं है, बट जिंक फिंगर एक्टिवेट होती है। ये जिंक फिंगर डीएनए को, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि डीएनए को ब्रेक कर रहा है, बट एक्चुअली वो डीएनए को ब्रेक नहीं करता, डीएनए रेप्लिकेट होता है नए एमआरएनए में। तो नया एमआरएनए बनाना, क्योंकि देखिए 50,000 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी इतनी सारी होती है कि लाखों प्रोटीन बना सकता है, क्योंकि 50,000 में पहले से 5 तक का सीक्वेंस जो है, अगर उसको अगर सेपरेट कर दिया जाए तो एक नया प्रोटीन बनेगा। लेकिन पहले से 10वें तक करा तो दूसरा प्रोटीन बनेगा, तीसरे से 10वें तक करा तो चौथा प्रोटीन बनेगा। यू अंडरस्टैंड कि प्रोबेबिलिटी 1 से 10 भी रहे तो उसमें कई सारी प्रोबेबिलिटी होगी अलग अलग प्रोटीन बनाने की। तो वो प्रोटीन जो बनेगा वो उस लिगैंड के हिसाब से बनेगा। जनरली स्टेरॉइड्स इसके ऊपर एक्ट करते हैं, जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। चलते हैं, देखते हैं कि कितने टाइप के होते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर। न्यूक्लियर रिसेप्टर को अगर आप देखोगे तो दो ही टाइप के होते हैं। एक तो साइटोप्लाज्मिक, मतलब लोकेशन के हिसाब से, अगर कोई रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में है तो उसको हम साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियर रिसेप्टर कहेंगे। और अगर वही रिसेप्टर, उसी के तरीके से रिसेप्टर अगर न्यूक्लियस में डायरेक्टली प्रेजेंट है तो हम उसको न्यूक्लियर रिसेप्टर कहेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए कि साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर का एग्जाम्पल है जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ईस्ट्रोजन और एंड्रोजन के जो रिसेप्टर होते हैं वो साइटोप्लाज्म में रहते हैं। लेकिन कई बार यही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर आपको कहाँ पे दिखेंगे, न्यूक्लियस में भी दिख सकते हैं। डिपेंड करता है किस पर्टिकुलर सेल पे वो प्रेजेंट है। दूसरी चीज, विटामिन डी, थायराइड हार्मोन्स, रेटिनोइक एसिड, ये सारे के रिसेप्टर भी जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं। साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर में हीट स्टेबल प्रोटीन अटैच होता है, जिसका डिटैचमेंट होने के बाद ही सेल एक्टिवेट होता है, जबकि यहां ऐसा कुछ नहीं होता न्यूक्लियर में। ये डायरेक्टली रिसेप्टर के ऊपर लिगैंड बाइंड होता है और वो डायरेक्टली जाके जिंक फिंगर एक्टिवेट होके डीएनए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को रेगुलेट करता है न्यूक्लियर रिसेप्टर। जबकि यहाँ क्या होता है साइटोप्लाज्मिक में, कि वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को इनिशिएट करता है। अल्टीमेटली समझिए कि नया एमआरएनए को टेलर करते हैं ये रिसेप्टर्स, जिससे कि नया प्रोटीन बनेगा और वो प्रोटीन सेल के फंक्शनिंग को रेगुलेट करेगा। आई होप आपको ये टॉपिक न्यूक्लियर रिसेप्टर समझ में आया होगा। प्लीज आपने सजेशन दीजिए, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि हम पूरा कंप्लीट डिटेल फार्माकोलॉजी एक एक टॉपिक को ब्रेक करके आपको डिटेल में समझा सके। प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपके लाइक से हम मोटिवेट होते हैं। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी नई अपडेट आएगी वो आपको तभी पता चल सकती है जब आप बेल आइकन को दबाएंगे। थैंक यू, गुड डे।